ओम शांति। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी क्या बस एक महसूस करने की चीज है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम नाप सकते हैं, समझ सकते हैं और यहां तक कि साबित भी कर सकते हैं। आइए आज हम प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच बने एक हैरान कर देने वाले पुल को पार करते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बहुत ही पर्सनल एहसास है, मन का एक ऐसा कोना जहां शायद साइंस की पहुंच नहीं है। पर क्या बात बस इतनी ही है? तो आज हम एक अलग एंगल से देखेंगे कि आध्यात्मिकता सिर्फ भरोसे की बात नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे दोहराया जा सकता है, परखा जा सकता है। चलिए सबूतों की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी अंदर की दुनिया से, उन आध्यात्मिक अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि साइंस उनके बारे में क्या कहता है। मुरली में जो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, अक्सर आत्मदीप या अपने अंदर के प्रकाश की बात होती है। और मजे की बात यह है कि साइंस भी दिमाग की एक ऐसी ही स्टेट को जानता है जिसे वो पीक ब्रेन कोहेरेंस कहता है। तो समझिए, दो अलग अलग भाषाएं, लेकिन बात एक ही अनुभव की हो रही है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब मन एकदम फोकस्ड और शांत होता है तो ब्रेन में गामा तरंगे बढ़ जाती हैं। ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का साइन है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने का काम करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि दिमाग की एक असली, नापी जा सकने वाली हालत है। अच्छा, अब एक और गहरे अनुभव की बात करते हैं। मुरली में एक रस लवलीन स्थिति का जिक्र है, मतलब परमात्मा के प्यार में लगातार डूबे रहना। साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट या ट्रांसेंडेंस कहती है। वो कमाल की स्टेट जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। और इस अनुभव के पीछे है प्योर बायोकेमिस्ट्री। जब कोई गहरे प्यार और समर्पण की स्थिति में होता है तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन यानी बॉन्डिंग हार्मोन और सेरोटोनिन यानी खुशी और स्थिरता का हार्मोन रिलीज करता है। ये जो केमिकल कॉकटेल है ना, यही वो गहरी फ्लो और शांति की स्थिति बनाता है जिसे मुरली लवलीन कहती है। अच्छा, तो हमने अंदर की स्टेट्स तो समझ ली। अब देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस असल में हमारे ब्रेन की वायरिंग को, उसकी बनावट को बदल कैसे सकती हैं। मुरली में ये बात कितनी गहरी है। पुराने संकल्पों को विदाई दो। पर क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात है या इसके पीछे भी कोई साइंस है? देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी भी ठीक यही बात कहती है। हमारे पुराने संस्कार या आदतें असल में दिमाग में बने बनाए पक्के रास्ते यानी न्यूरल सर्किट ही तो हैं। जब हम जानबूझकर उन पुराने विचारों को रोकते हैं तो दिमाग उन रास्तों को कमजोर करना शुरू कर देता है। और जब हम नए पॉजिटिव विचार चुनते हैं तो हम सचमुच दिमाग में नए और मजबूत रास्ते बना रहे होते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये बात सुनिए, मुरली में कहा गया है कि एकाग्रता का 1 सेकंड 1 साल के बराबर हो सकता है। और साइंस इसे बिल्कुल कंफर्म करता है। एक भटका हुआ मन और एक फोकस्ड मन, दोनों की तुलना करें तो फोकस्ड मन में 1000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कोहेरेंस होता है। इसका सीधा सा मतलब है बेहतर याददाश्त, ज्यादा क्रिएटिविटी और एनर्जी की कम खपत। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया पर हमारे विचारों का असर। ये कोई फिक्शन नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। अक्सर लगता है कि मनसा सेवा यानी मन से वायुमंडल की सेवा करना, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी बात है। लेकिन क्वांटम साइंस की नज़र से देखें तो ये एक फिजिकल एक्शन है। तो ये 8 से 12 फीट क्या है? ये हमारे विचारों से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेंज है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। हमारे विचार सिर्फ हमारे सिर के अंदर नहीं रहते, वो करीब 8 से 12 फीट तक बाहर फैलते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि हमारा दिल दिमाग से 60 गुना 60 टाइम्स ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका मतलब साफ है, जब हमारी भावनाएं और इरादे शुद्ध होते हैं तो उनका असर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मनसा सेवा कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये एक असली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक बेहतरीन मानसिक अवस्था पाने का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। मुरली के ये 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये असल में साइंटिफिकली प्रूवन सबसे अच्छी मानसिक अवस्थाओं का नक्शा है। निराकारी मतलब खुद को अपनी भावनाओं से अलग करके देखना, जो तनाव कम करने की एक जानी मानी तकनीक है।
निर्विकारी मतलब शुद्ध भावनाएं रखना, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। और निरहंकारी यानी ईगो को शांत करना, ये दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है, जिससे क्लैरिटी और इंट्यूशन बढ़ते हैं। अखंड योगी बनने का मतलब है अपनी स्थिति में लगातार और स्थिर रहना। साइंस क्या कहती है कि जब हम लगातार अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा शरीर गाबा जैसे शांत करने वाले और डोपामाइन जैसे मोटिवेट करने वाले न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। इसका नतीजा एक केमिकली बैलेंस्ड, स्टेबल नर्वस सिस्टम। और ये स्थिरता सिर्फ हमारे अंदर तक ही नहीं रहती। मुरली कहती है, लोग सुनना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी के मॉडलिंग सिद्धांत का एकदम सटीक वर्णन है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की चीज होती है जो हमें दूसरों को देखकर सीखने पर मजबूर करती है। मतलब अच्छा गुण और अच्छा व्यवहार कॉन्टेजियस होता है, फैलता है। आजकल साइकोलॉजी में एक बहुत पावरफुल टूल इस्तेमाल होता है जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलो तो उसका इमोशनल असर बदल जाता है। और मुरली में इसका कितना सिंपल और पावरफुल वर्जन है, नो प्रॉब्लम कंप्लीट। ये एक लाइन तुरंत स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और हिम्मत बढ़ाती है। तो देखिए, हमने न्यूरोसाइंस से लेकर फिजिक्स तक हर जगह सबूत देखे। तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल बात क्या निकलती है। आत्मदीप यानी पीक ब्रेन कोहेरेंस, पुराने संकल्प यानी न्यूरल सर्किट, मनसा सेवा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर, और निराकारी अवस्था यानी खुद को भावनाओं से अलग पहचानने की प्रक्रिया। हर आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट का एक सीधा साइंटिफिक कनेक्शन है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो बात की जड़ क्या है? देखिए, आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं अनुभव करो और परखो। साइंस कहती है ऑब्जर्व करो और रिपीट करो। दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस भाषाएं अलग अलग हैं। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों ताकतवर धाराएं एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं, तो जरा सोचिए, जब ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो इंसानियत के लिए क्या कुछ खोजा जा सकता है, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। ओम शांति।